हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं 30 दिन की स्ट्रेटजी फॉर द एसजीपीसीए एग्जाम। एसजीपीसीए एग्जाम के लिए आप 30 दिनों के अंदर किस तरीके की बेहतरीन स्ट्रेटजी बना सकते हैं और अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के साथ में। चलिए मैं आपको बताता हूं 30 दिन की एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। देखो, सबसे पहली सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर किसी भी एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो उससे पहले आपको यह समझना होगा कि उस पेपर का सिलेबस क्या है और उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी भी एग्जाम का एक अपना पर्टिकुलर सिलेबस होता है, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम का एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, पढ़ाई करनी होती है। दूसरी बात, एग्जाम का पैटर्न समझने के लिए आपको दो चीजें आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए। और वो दो कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, ध्यान रख लेना। दो इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए। पहला PYQ और दूसरा PYT, प्रीवियस ईयर टॉपिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये दोनों आपके पास में होने चाहिए और साथ ही इनकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसी मेथड से आप लोग एग्जाम के पैटर्न को और एग्जाम के सिलेबस को समझ सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। एग्जाम के पैटर्न को समझने का सबसे बेस्ट मेथड जो है, सबसे बेस्ट तरीका जो है, वो सिर्फ इतना सा है कि आप एक बार ये समझ लो, आप एक बार ये समझ लो कि प्रीवियस ईयर टॉपिक्स में क्या क्वेश्चंस आए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का तरीका कैसा था। लेंथी क्वेश्चंस थे, शॉर्ट एंड क्वेश्चंस थे, आपके थ्योरेटिकल बेस ज्यादा क्वेश्चन थे, प्रैक्टिकल बेसिस पे ज्यादा क्वेश्चन थे, किस तरीके के क्वेश्चंस थे ये आपको पता करना। और ये सब कुछ आपको पता होगा PYQ से और PYT से, यानी कि प्रीवियस ईयर टॉपिक से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों से आपको ये सब कुछ चीजें मिलेगी। अच्छा, दूसरी स्ट्रेटेजी क्या होगी? स्टे फोकस्ड एंड स्ट्रिक्टली फॉलो द टाइम टेबल। बिल्कुल सही और इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको हमेशा फोकस्ड रहना है, ठीक है ना। स्टे फोकस्ड एंड स्ट्रिक्टली फॉलो द टाइम टेबल। एक बात हमेशा याद रख लेना, टाइम टेबल कौन बनाता है? ये सबसे बड़ी बात है आप लोगों के लिए। टाइम टेबल आपको खुद को बनाना चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। और अगर आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता तो आपसे बेहतर आपके लिए टाइम टेबल भी कोई और नहीं बना सकता, ठीक है। तो आप एक टाइम टेबल बनाइए अपना कि मुझे इतने समय में ये वाले सब्जेक्ट पढ़नी है, इतने समय में मुझे ये वाले MCQs निकालने, इतने समय में मैंने जो पढ़ा है उसका सबका रिवीजन करना है। ये सब कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान रखना आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा टाइम टेबल को। दूसरी बात, आपको स्टे फोकस्ड रहना पड़ेगा, आपको अटेंटिव होना पड़ेगा हर एक चीज के लिए। चाहे कोई नया अपडेट आए, चाहे कोई नई ड्रग्स आए, चाहे नई कोई सिलेबस में कोई भी नया चीज ऐड हो, सब चीजें आपको अटेंटिव होकर ध्यान में रखना है। कोई नया टॉपिक आपको ऐड हुआ है तो वो पढ़ना है, कोई नई स्ट्रेटजी आपको यूज लेनी है तो वो आपको करना है। हर एक चीज पे आपको फोकस्ड रहना है। दूसरी बात, डू नॉट डिस्टर्ब योरसेल्फ। आप अपने आप को कभी भी डिस्टर्ब ना करें। किन फालतू चीजों को लेकर के? सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट फालतू चीज होती है कि लोग क्या कहेंगे, मेरा 3 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा 5 बार सिलेक्शन नहीं हो रहा, लोग मेरे लिए क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे। तुम अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, तुम बुरा करोगे तो भी कहेंगे, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रख लेना। कहते हैं ना कि एक कच्चा घड़ा हूं मैं, फिर भी बरसात में खड़ा हूं मैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना। और बूंदों, जो बारिश से जो बूंदे आ रही ना, उनको ये वहम है कि मैं टूट रहा हूं, पर मैं टूट नहीं रहा हूं, मैं तो और मजबूत होता जा रहा हूं, ठीक है। कि आप लोगों ने संघर्ष करना सीखा है, आप लोगों ने संघर्ष करने की स्ट्रेटजीज देखी है कि किस तरीके से हमें संघर्ष करना है, किस तरीके से हमें लड़ना है चीजों से, ठीक है। तो लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे कहेंगे कहेंगे, ठीक है। और जब तुम सफल हो जाओगे तब वही लोग आके ये कहेंगे आप लोगों को, क्या कहेंगे आप लोगों को, कि कल ये मारेंगे तालियां, ये सारे शर्माएंगे, अपनी बाहें गरमाएंगे और बोलेंगे आओ गले लग जाओ हमारे, ठीक है। और बोलेंगे हमने तो कहा ही था ये कर लेगा, ठीक है। तो लोगों की बातों में कभी भी सुन के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अपने ऊपर बिलीव रखो, यू कैन डू एवरीथिंग। आप हर वो एक चीज कर सकते हो जो आपके लिए बनी है, आप चाहते हो आप वो चीज ले सकते हो। एक चीज हमेशा याद रख लेना, इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। हम नॉर्सेट का एग्जाम भी दे सकते हैं, हम नॉर्सेट का एग्जाम ले भी सकते हैं, हम नॉर्सेट का एग्जाम के पेपर भी अपन लोग बना सकते हैं, हम हर वो एक चीज कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। बस अपने को ये पता होना चाहिए कि हम रास्ता कौन सा लेके जा रहे हैं, बस। क्योंकि नॉर्सेट का एग्जाम का पेपर सेट करने वाला भी कौन होता है? इंसान ही होता है, टीचर ही होता है। SGPGI का पेपर सेट करने वाला भी इंसान ही होगा और टीचर ही होगा। इसका मतलब आप वहां तक पहुंच सकते हो, हर एक चीज आप पहुंच सकते हो।
जो भी व्यक्ति है जीवन में अपने एक ही जीवन में ये सब कुछ चीज़ें कर लेता है कि पढ़ाई भी करता है, पढ़ाई करके नौकरी भी लगता है, नौकरी करके लोगों के टेस्ट भी लेता है, टेस्ट करके एक जजमेंट भी देता है, वो सब चीज़ें कर सकते हैं अपन लोग एक ही जीवन में। ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्होंने ये सब कुछ जो भी किया है अपने एक ही जीवन में किया है। तो हम वो तो पीएम तक रह चुके, मतलब पीएम तक पहुंच चुके हैं, पीएम तक पहुंच चुके हैं ना वो, तो अपन एक नॉर्सेट, एसजीपीजे, केजीएमयू, आरआरबी, आरएमएल ऐसे पेपर्स अपन लोग क्लियर नहीं कर सकते। बिल्कुल अपन लोग कर सकते हैं। सही निर्णय होना चाहिए तुम्हारा, सही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, फोकस्ड रहना है आप लोगों को, ये सब कुछ चीज़ें आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, डू नॉट डिस्टर्ब योरसेल्फ, अपने आप को कभी भी डिस्टर्ब ना करें किसी भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से, चाहे वो कोई भी हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपके रिलेटिव से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी पर्सन से रिलेटेड हो। नेवर, कभी भी परेशान नहीं होना है। अपनी मेहनत पे ध्यान दो और अपने ऊपर यकीन रखो, यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि सपने जरूर साकार होते हैं अगर सपनों में जान होती है तुम्हारे, जरूर साकार होंगे तुम्हारे सपने। दूसरी बात और कहता हूँ, सिलेक्शन बाय चॉइस नॉट बाय द चांस। सिलेक्शन आपकी इच्छा से होना चाहिए, बाय चांस तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज भी आता है। ठीक है, आगे देखो, चलो, क्लियर कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल्स, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो मुझे नहीं लगता कि तुम कोई भी एग्जाम का कोई भी पेपर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, क्वेश्चन मैं अभी भी कह रहा हूं, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है जो तुम्हारे समझ में ना आए। बस फर्क एक चीज है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तुम्हारे फाउंडेशन या फंडामेंटल चीजें क्लियर नहीं है, जो बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती है वो क्लियर नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा एग्जाम में वो सभी क्वेश्चन गलत होते हैं जो सारे के सारे इजी क्वेश्चन होते हैं। हार्ड क्वेश्चन तो सबके गलत हो रहे हैं, तुम क्यों गलत कर रहे हो वो क्वेश्चन? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे जरूरी बात यही है भाई, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और आपके फंडामेंटल्स है, मतलब छोटी छोटी बारीकियां हैं, ये सब आपके क्लियर होनी चाहिए। अगला बात करते हैं अपन लोग, अगली स्ट्रेटजी, रिवीजन एमसीक्यू पीवाईक्यू ऑन डेली बेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बता दिया था पैटर्न को समझने का तरीका। तो आप जो कुछ भी पढ़ते हो ना, देखो मेरा मानना तो ये है कि मान लो आज आपने, मैं एक जनरली एक बुक की बात कर रहा हूं, मान लो आपने आज एक बुक पढ़ना शुरू किया, मान लो आपने नर्सिंग फाउंडेशन स्टार्ट कर दी। नर्सिंग फाउंडेशन की आपके पास में बुक है, आपने एक दिन में यानी कि फर्स्ट डे आपने 4 पेज पढ़ लिए। कितने पेज पढ़े हैं? 4 पेज पढ़ लिए, 1 2 3 4 पेज पढ़ लिए। अब सेकंड डे आपको कौन से पेज से स्टार्ट करना है? फर्स्ट पेज से वापस स्टार्ट करना है, चौथे पेज तक आपको पढ़ना है, क्योंकि कल यहां पे पढ़ने में आपको 1 घंटा लगा था, आज इन 4 पेज को पढ़ने में आपको मात्र 30 मिनट लगेंगे। ठीक है, और साथ में आपको क्या करना है, फिर आप 5वें पेज से लेकर के 8वें पेज तक फिर पढ़ना शुरू कर दो। अब यहां पे आपको 1 घंटा लगेगा, क्योंकि 4 पेज पढ़ने में 1 घंटा इधर लग रहा था, 1 घंटा इधर लग गया। आज एक दिन में सेकंड डे आपने कितने घंटे पढ़ाई कर ली? आपने लगभग 1.5 घंटे पढ़ाई कर ली। पहले दिन आपने 1 घंटा करा था, अब दूसरे दिन आपने 1.5 घंटे पढ़ाई करी, यानी कि आपकी सिटिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी इस मेथड से। दूसरी बात यह है कि इन पहले पेज का रिवीजन कितनी बार हो गया? सर 2 बार हो गया 2 दिन में। 2 दिन में 2 बार रिवीजन हो गया, 10 दिन पढ़ोगे 10 दिन रिवीजन होगा, 40 दिन पढ़ोगे 40 बार रिवीजन हो जाएगा। भूलोगे क्या उस चीज को? कभी नहीं भूलोगे। और अगर आपने ऐसे पढ़ा कि पहले दिन में 4 पेज पढ़े, अगले दिन में 5वें पेज से स्टार्ट कर दिया, ऐसे करते 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 पहला पेज तो तुम भूल ही जाओगे, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए, पहले पेज को पढ़ने में तुम्हें मान लो पूरी बुक को पढ़ने में 1 महीना लगता है, तो पहले पेज पे वापस आने में कितना टाइम लगेगा? 1 महीना लगेगा। 1 महीने में तो भूलना आसान चीज है, कोई बड़ी बात नहीं, 1 महीने में तुम भूल ही जाओगे। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम डेली 4 पेज पढ़ रहे हो तो अगले दिन पहले इन 4 पेज को रिवीजन करो, उसके बाद में नेक्स्ट 4 पेज पढ़ना शुरू करो, ताकि इनका रिवीजन एक बार हो जाए और इनको अगले दिन रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। ठीक है, इसके अलावा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ऑन द डेली बेसिस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने कि कौन से टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन आए, किस तरीके के क्वेश्चंस आए। अगली बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अभी भी कह रहा हूं, आपने मान लो रिवीजन कर लिया आपने रिवीजन भी कर लिया, आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस भी निकाले, आपने टॉपिक्स को क्लियर भी कर लिया, बेसिक्स को भी क्लियर कर लिया, लेकिन आपने इस खोपड़ी को तैयार नहीं किया। स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट मेथड आपको मैं बताऊं, उस चीज के बारे में सोचो ही मत। अवॉइड द थॉट यू
कैन स्टॉप योर एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, आप उस थॉट को ग्रेजुअली स्टॉप करते जाओगे ना तो आप आने वाले इमोशन, आने वाली एक्टिविटी को भी रोक दोगे। क्योंकि मैंने साइकेट्रिक में तुम लोगों को पढ़ाया है थॉट क्रिएट इमोशन एंड इमोशन क्रिएट एक्टिविटी। यानी कि अगर आपको एक्टिविटी को रोकना है तो थॉट्स को स्लोली करके, धीरे धीरे करके रोक दो, एक साथ नहीं, ग्रेजुअली स्टॉप द थॉट्स। तो ग्रेजुअली आप स्टॉप करोगे थॉट्स को तो आगे चल करके धीरे धीरे आप में जो एक्टिविटी, जो इमोशंस बन रहे थे उससे रिलेटेड, वो कम हो जाएंगे। सबसे बेस्ट मेथड होता है, अगर किसी में पैनिक एंजाइटी आ रही है तो डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका, आप उस चीज के बारे में सोचना बंद कर दो। आपका एक ही काम होना चाहिए, मुझे पढ़ना है, एग्जाम आए कभी भी। वो कहते हैं ना कि जो राजा महाराजा थे युद्ध से पहले ही तैयार रहते थे। युद्ध से पहले आप तैयार होगे तो आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं, और आप युद्ध का आगाज होने के बाद में तैयार होगे तो पक्का स्ट्रेस होगा। यानी कि आप अगर कंटिन्यूअसली पढ़ते आ रहे हो, एक साल से आप बिना किसी डिस्टरबेंस के पढ़ते आ रहे हो और आपका एग्जाम आ रहा है कल, तो आपको चिंता होगी ही नहीं। आपको मन करेगा कि मेरे को ये एग्जाम देना है, आपका ये मन नहीं करेगा कि यार ये एग्जाम की डेट थोड़ी सी टल जाए, थोड़ी सी पोस्टपोन्ड हो जाए, ये मन आपका नहीं करेगा। अगर आपने पूरे महीने, पूरे साल आपने मेहनत करी है तो, ईमानदारी से मेहनत करी है तो, अपने आप को पूरा डेडिकेट, अपने आप को पूरा झोंक दिया है ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई माइका लाल माई की लाली आपको नहीं रोक सकती, गारंटी है मेरी। बस फर्क इतना सा होना चाहिए, तुम्हारी मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए, हंसी मजाक में नहीं होनी चाहिए कि भाई 2 महीने पढ़े, फिर एग्जाम आ गया, फिर इस एग्जाम के चक्कर में घुस गए, फिर वो एग्जाम में रिजल्ट नहीं आया तो मूड खराब हो गया, स्ट्रेस में आ गए, 2 महीने तक पढ़ाई नहीं करी, फिर आकर के अपन ने पढ़ाई स्टार्ट कर। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपके क्वेश्चंस की तैयारी करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस मैनेज हो जाएगी। ठीक है, टेकिंग रेगुलर ब्रेक ड्यूरिंग द स्टडी, बिल्कुल सही बात है। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं पबजी खेलता था, अपनी बात बताऊं तो मैं पबजी खेलता था। 1 बजे मैं खाना खाने जाता था, वहीं लाइब्रेरी में 1 बजे खाना खाता था, 15 मिनट में खाना खत्म हो जाता था, खाना खा पी के निपट लेता था मैं 15 मिनट में। उसके बाद में आके स्टडी टेबल पे बैठता था 5 मिनट, फिर मेरे को नींद के झटके आते थे, फिर मैं 10-15 मिनट के लिए क्या करता था, ऐसे झुक के सो जाता था, क्योंकि टेबल पे नींद इतनी ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन मैं सोता था टेबल पे। 10-15 मिनट सो लिया मैं, 15-20 मिनट सोया, हाथ सूना हो गया, वापस उठा। अब क्या करना है, अभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो एक काम करता था, पबजी खेलता था पूरे 1 घंटा, पूरा 1 घंटा पबजी खेलता था दबा के। ठीक है, और जब तक चिकन डिनर नहीं होता था तब तक खेल ही जाता था मैं। बिल्कुल सेटिस्फेक्शन जरूरी है भाई। मैंने कम से कम 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक अपने आप को दे दिया उस टाइम पे, यानी कि 1 से 3 बजे तक मैं बिजी ही रहा। किस चीज में? अपने माइंड को डाइवर्ट करने में। फिर 3 बजे के बाद में मैं वापस अपनी स्टडी में चला गया। इसका मतलब यह है कि अगर आप ब्रेक ले लो, आप किसी भी तरीके से ब्रेक ले सकते हो। आप रील देख के भी ब्रेक ले सकते हो, आप मूवी देख करके भी ब्रेक ले सकते हो, आप स्लीप लेकर के भी ब्रेक दे सकते हो, आप कोई गेम खेल कर भी अपने आप की स्टडी को ब्रेक दे सकते हो। हर एक मेथड से आप लोग ब्रेक दे सकते हो। ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे आपको ब्रेक मिले। ऐसा नहीं कि दिमाग को सुलाना ही ब्रेक होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, किसी चीज में कॉन्सेंट्रेटेड होकर आप कंटिन्यूअसली हो और आप उससे डिस्ट्रैक्ट होना जरूरी भी है। ठीक है, अगर आप बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कुछ भी करो, चाहे आप गेम खेलो, चाहे आप लोग रील देखो, चाहे आप लोग मूवी देखो, चाहे आप लोग स्लीप सो जाओ, कुछ भी करो, चाय पीने चले जाओ, बाहर दोस्त से बात करने चले जाओ, फोन पे अपनी वाली से बात कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद में वापस पढ़ने बैठ जाओ। तो आपका रेगुलर ब्रेक्स होना बहुत जरूरी है स्टडी में। क्विक रिवीजन एंड रिवीजन टेस्ट, बहुत बढ़िया। एक चीज हमेशा याद रख लेना, जब भी तुम लोग पढ़ रहे होते हो अपनी एक नोटबुक साथ में रखा करो, और उसमें जैसे ये पेज है, इस पेज के ऊपर वाले पेज से यहां से की पॉइंट बनाना शुरू करो। इसमें ये है, इस वाले में ये है, ऐसे की पॉइंट। मतलब जितने तुम्हारे पास में किताबें है ना, 10 किताब, 5 किताब, 20 नोटबुक, जितनी भी नोटबुक है, उनको सबको इस एक नोटबुक में कंसाइज कर दोगे ना, तो समझ लेना कि तुम जिस दिन एग्जाम देने जाओ या उसके 10 दिन पहले जाओ, ये क्विक रिवीजन बुकलेट अपनी पढ़ लेना, सब सही हो जाएगा। रिवीजन टेस्ट आप लोग दे सकते हैं, उत्कर्ष के ऐप में बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, आप वहां से दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन। आपको अपनी प्रिपरेशन में हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, फोकस्ड रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है।
क्योंकि अपनी अपनी जो आपकी खुद की प्रिपरेशन है उसको आप अच्छे से जानते हो, बेहतर तरीके से समझते हो, तो इसका मतलब आपको अपने ऊपर पॉजिटिव सोचना है, कॉन्फिडेंट रहना है और प्रिपरेशन करते रहना है। इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं हमारे दिवाली के कुछ ऑफर्स के बारे में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे दिवाली के ऑफर, जिसमें उत्कर्ष ऐप में नर्सिंग एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 90% का डिस्काउंट, साथ में आपको 13% का एक्स्ट्रा टॉप कोर्सेज पे डिस्काउंट मिलेगा। इसी के साथ कोर्स की वैलिडिटी तक, एग्जाम की वैलिडिटी तक आपका क्या रहेगा, कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस आपको वापस हो जाएगी। साथ ही अपन लोग बात करें तो उत्कर्ष दिवाली ऑफर 24 अक्टूबर को 13% तक का डिस्काउंट मिलेगा ऑन और टॉप कोर्सेज, जिसके अंदर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है UC13। ऑल नर्सिंग, जो आपका नर्सिंग मास्टर पास है, जिसमें आपका एग्जाम कवर होंगे, नर्सिंग ऑफिसर, CHO, स्टाफ नर्स, ANM, GNM, ऑल एवरीथिंग, ठीक है। 12,500 रुपए इसकी फीस स्ट्रक्चर है। नॉर्सेट 10 ये हमारा टारगेट बैच है और एक नॉर्सेट 10 हमारा लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम से बैच है, ठीक है। इसकी फीस स्ट्रक्चर आपके सामने रिप्रेजेंट की गई है और ये हमारा टॉप कोर्स है, इसका मतलब ये 13% डिस्काउंट में और एक्स्ट्रा मिलेगी आपको, ठीक है। अच्छा रामबाण 4.0 बैच की बात करें तो नॉर्सेट फाउंडेशन बैच है हमारा। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपना बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन है। नॉर्सेट, RRB, KGMU, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लेवल के एग्जाम, नर्सिंग एग्जाम, जितने भी नर्सिंग एग्जाम है वो सब कुछ, साथ में आपको 50+ कोर वीडियोस मिलेगी मुकेश सर के द्वारा। इसी के अलावा आपको 8,500 और 12,500 रुपए की इसकी फीस स्ट्रक्चर है और ये भी हमारा टॉप कोर्स है, तो एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट और मिलेगा आपको, ठीक है। अगली बात करें अपन लोग RRB नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, RRB 2.0 बैच है, जिसकी आपको कुछ फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी और ये भी अपना टॉप कोर्स है, मतलब फिर से आपको 13% का डिस्काउंट मिलेगा। आप मन चाहे बैच में एनरोल कर सकते हैं। KGMU नर्सिंग ऑफिसर MCQ बैच है, जिसमें लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, 1100 रुपए इसकी फीस है। SGPGI MCQ बैच है, जिसकी भी 1100 रुपए इसकी फीस है। बिहार ANM, आपका झारखंड ANM, UPPSC ANM, इन सब की फीस स्ट्रक्चर आपके पास में, दीज ऑल आर नॉट इंक्लूडेड इन द टॉप कोर्सेज, तो आपको नहीं मिलेगा इसमें 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। बिहार CHO हुआ, UP CHO हुआ, राजस्थान CHO, इनके अंदर आपको कुछ फीस स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिल रही है। BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर का 1100 रुपए का बैच है, BSc नर्सिंग सेकंड ईयर 1100 का और BSc नर्सिंग थर्ड ईयर का भी 1100 रुपए का फीस, ठीक है। उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पे आपको 90% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, यानी कि ये दिवाली सिलेक्शन वाली उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के साथ में। नॉर्सेट 10 आपका मास्टर पास टेस्ट सीरीज, RRB टेस्ट सीरीज, KGMU SGPGI की टेस्ट सीरीज, ठीक है। इनमें कुछ अलग अलग आपको टेस्ट मिलेंगे, जैसे इसमें 40 टेस्ट पेपर शॉर्ट लेंथ वाले और 12 लंबी लेंथ वाले, 40 12, इसमें 110 18 और इसके अंदर 140 टेस्ट और साथ में 24 लेंथी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट जर्नी स्ट्रेटेजी फॉर द SGPGI एग्जाम। SGPGI मान सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी में यही तो स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम हो, सभी में आपको यही स्ट्रेटेजी यूज करनी है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप पैटर्न समझ लोगे तो सारी कहानी समझ जाओगे, ठीक है। PYQ से आप पैटर्न समझ सकते हो, PYT से आप लोग पैटर्न समझ सकते हो, ठीक है। अपने आप को फोकस रखना है, अपने आप को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये कहानी थी आज की। मिलते हैं फिर अगली किसी ना किसी एक छोटे से सेशन में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच इतना प्यार और सम्मान देने के लिए, थैंक यू सो मच।